नमस्कार, जय हिंद सभी को। हम जो राजनीति विज्ञान में संविधान चल रहा है हमारा, उस सीरीज़ के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे थे हम। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में भी जान लिया हमने, महाभियोग के बारे में भी, और उसकी कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ लिया हमने। अब हम उसी कड़ी के अंतर्गत उसकी विधायी शक्तियाँ पढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो नाममात्र कार्यपालिका होती है वह राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रमुख होता है, सारे कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। तो उसी के तहत उसी सीरीज में हम अब राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति 52 पद में उल्लेखित है उसकी हम विधायी शक्तियाँ पढ़ने वाले हैं और देखेंगे वीडियो की स्ट्रेंथ कितनी रहती है। हम चाहेंगे छोटा सा छोटा वीडियो बने, लेकिन फिर भी अगर लंबा बनता है तो हम इसे 2 पार्ट में पूरा करना चाहेंगे विधायी शक्तियों को। तो जो विधायी शक्तियाँ ये जो कहें व्यवस्था पीका संबंधी शक्तियाँ, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, ध्यान रखना। व्यवस्थापिका सामान्य तौर पर व्यवहार में किसे कहते हैं? संसद को। यानी राष्ट्रपति संसद के रूप में, यानी कानून या विधि बनाने के रूप में कौन कौन से कार्य करता है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत करता है, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। सबसे पहला अनुच्छेद है 79। आपको पता होना चाहिए 79 में क्या है? संसद का उल्लेख है। सबसे पहली बात तो ये है। और व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? संसद को ही कहते हैं। तो इसमें क्या है कि संसद है और संसद के 2 सदन और तीसरा अंग, अभिन्न अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति। तो पहला अंग राज्यसभा, फिर लोकसभा और फिर प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अर्थात संसद का अभिन्न अंग होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कैसी शक्ति है? व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, क्योंकि संसद बिना राष्ट्रपति के पूरी नहीं होती है, उसका एक अभिन्न अंग होता है। यह बात उल्लेखित है अनुच्छेद 79 में। अगर हम कंटिन्यूअसली चलें एक क्रम में 79 के बाद में कौन सा अनुच्छेद में इस प्रकार से, तो वो अनुच्छेद आता है, वह है अनुच्छेद 80 और 80 का भी सब क्लोज 3। ध्यान रखना, अनुच्छेद 80। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस प्रकार से आप एक ट्रिक बनेगी सरला, किसी की मम्मी आंटी का जो भी नाम हो, क्षमा चाहूंगा। तो सरला के तहत आप याद करेंगे कि 79 से लेकर के और 123 तक जो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां हैं, ये बताया था मैंने। तो स से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, ला से लोकसभा 81 में। तो कई बार यह कंफ्यूज होता है कि राज्यसभा और लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, तो कई बार हम समझ लेते हैं राज्यसभा 81 में है, पहले लोकसभा 80 में। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, राज्यसभा 80 में उल्लेखित है, ध्यान रखना। तो ये याद रहेगा आपको, आई होप। और अब आगे जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और 83 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। 12 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन करता है। ये ध्यान रखना है। क्यों? मैंने कहा था व्यवस्थापिका से संबंधित जो भी कार्य करेगा वह व्यवस्थापिका संबंधी कार्य है। तो व्यवस्थापिका का अंग क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में मनोनयन 12 सदस्यों का करता है कौन? राष्ट्रपति। तो वह कैसी शक्ति होगी? व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति होगी। और कौन होंगे? ध्यान रखना, इसी क्रम में पहले नंबर पे साहित्य। ये प्रश्न आया हुआ है नेट जेआरएफ के एग्जाम में, साहित्य। अब 2 नंबर, ये दो शब्दों वाला कला, फिर 3 नंबर 3 शब्दों वाला विज्ञान, और फिर ज्यादा शब्दों वाला अंत में 4 समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को। ध्यान रखना, मैंने ये ट्रिक इसलिए बताई कि आप इसी रिदम में, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में सारे यही पॉइंट होंगे, लेकिन कहेंगे कि संविधान में उल्लेखित क्रम कौन सा है। तो कभी आएगा कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा विज्ञान कला साहित्य, या विज्ञान कला साहित्य समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा। तो यही ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखना। तो इनमें जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य तौर पर चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव या राजनीति के प्रति जो कहें कि अच्छा नहीं मानते हैं राजनीति को और राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, इस कारण से उनको उनका योगदान लेने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो आम व्यक्ति उनके बारे में बहुत कम जानता है और बहुत कम उनसे रूबरू होता है।
चुनाव लड़े तो सामान्य तौर पर उनको हार से भी भय लगता है, हार जाएंगे तो उनका पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपको पता हो कि प्रारंभ में दारा सिंह था, वर्तमान में मेरी कॉम है, सचिन तेंदुलकर भी हैं जो चुने गए थे, और भी अमिताभ बच्चन है, जया बच्चन है, गोविंदा है, ये जैसे चुने गए थे, ये इसी कैटेगरी के अंतर्गत मनोनयन किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में नवजोत सिंह सिद्धू भी है, पंजाब के वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी इसी प्रकार से मनोनीत किए गए हैं। तो इन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है 80(3) के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इसी क्रम में चले आगे तो एक सीक्वेंस में मैं यही बता देता हूँ याद करने दृष्टिकोण से कि जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीयों का मनोनयन भी किया जाता है। आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता है कौन? राष्ट्रपति। कहां पर? लोकसभा में। 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। कहां पर? लोकसभा में। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था, करंट अपडेट कर लेना है कि आंग्ल भारतीयों का मनोनयन वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। लेकिन कौन से अनुच्छेद में होता था, ये प्रश्न आ जाए तो अनुच्छेद 331 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहां करता है? लोकसभा में करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई आंग्ल भारतीय जीत करके चुनाव आ जाता है तो मनोनयन नहीं होगा। एक भी जीत करके नहीं आए तो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाता है। एक जीत करके आ गया तो एक का किया जाएगा, एक भी नहीं आया तो 2 किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि आंग्ल भारतीय होते कौन है, अक्सर ये बहुतों को बहुत कम पता होता है। तो मैं आपको बता दूं, संविधान के जितने भी शब्द हैं उन सभी की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 366 में है। तो अनुच्छेद 366 में भी आंग्ल भारतीय शब्द को भी परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि वह भारतीय व्यक्ति जिसके पिता और दादा कौन हो? अंग्रेज हो, और माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो, वह होता है आंग्ल भारतीय। ध्यान रखना, पिता या दादा में से कोई एक अंग्रेज हो और माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो, वह होता है आंग्ल भारतीय। तो ये भी क्या है? व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, जिसको आपने जाना। अब इसी क्रम में अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 85। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि पहली बात तो अनुच्छेद याद करेंगे तो उसका कीवर्ड ढूंढेंगे, और कीवर्ड ढूंढने के बाद में अगर उस अनुच्छेद का विस्तार ज्यादा है तो उस अनुच्छेद के टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े कैसे? देखिए, पहली बात, राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद का सत्र मतलब बैठक या अधिवेशन आहूत करेगा। आहूत, ध्यान रखना यही शब्द है, आहूत। आहूत मतलब बुलाना, सत्र बुलाता है। और दूसरे जो बात है कि राष्ट्रपति आहूत करता है और राष्ट्रपति ही संसद के सत्र को समाप्त करता है। उस समाप्त वाला जो शब्द है वो है सत्रावसान। यही शब्द ध्यान रखने हैं, सत्रावसान करना है। सत्रावसान का अंग्रेजी में कहते हैं प्रोरोगेशन, यानी संसद का सत्र बुलाता है, संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा करता है। और तीसरी जो खास इंपॉर्टेंट बात वो है कि राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। ध्यान रखना, लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसे प्रश्न बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं, गहराई से। कैसे? जैसे मैं प्रश्न बना के बताऊं आपको कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सही कूट का चयन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। उसमें लिखाएगा सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग करता है और संसद के सत्रों को स्थगित करता है। क्या करता है? स्थगित करता है। तो आपको करना है कूट में 1 2 3 1 2 4 1 3 4 या 1 3 5 4, इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेंगे उसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि स्थगित नहीं करता है, स्थगित नहीं करता है। स्थगित करता है संबंधित सदन का जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा है ना, वह व्यक्ति। तो यहाँ अध्यक्ष तो सामान्य तौर पर हो गया व्यवहार में, लेकिन जो उस सदन की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है वही उसकी बैठकें या उसके सत्र को क्या करता है? स्थगित करता है। ध्यान रखना, क्योंकि लोकसभा में तो मान लीजिए अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है, तो अध्यक्ष ना हो तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष स्थगित कर देगा।
इस प्रकार से आपको पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। वैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, तो सामान्यतः वह बैठकों की अध्यक्षता करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपसभापति। तो उपसभापति बैठकों की क्या करेगा? स्थगित करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये थी व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 85 में। तो भंग कर सकता है लोकसभा को। ध्यान रखना, इस अनुच्छेद 85 से ही हमें राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति का भी ज्ञान होता है। ध्यान रखना, और आपको मैं याद दिला दूं कि राष्ट्रपति के पास में कोई स्वविवेक की शक्ति नहीं होती है। और ध्यान रखना, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। व्यवहार में मंत्री परिषद करती है, और मंत्री परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कार्यपालिका शक्ति में अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि अधीनस्थों की सहायता से कार्य करेगा, और अनुच्छेद 74 जो बहस है इसका, अनुच्छेद 74 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसकी सहायता से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। इस प्रकार का उल्लेख है ना, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 74 के अनुसार ही ये कार्य करता है। संसद के सत्र को आहूत कब करेगा? जब वे मंत्री परिषद करेगी। लेकिन स्वविवेक की शक्ति देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई ऐसी सरकार हो जिसको डर हो कि वह सत्तर होगा तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसकी सरकार गिर सकती है, तो वह सरकार नहीं बुला रही हो मंत्री परिषद, इस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्र बुला सकते हैं। ध्यान रखना, तो व्यवहार में नहीं है स्वविवेक की शक्ति, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति वश स्वविवेक की शक्ति होती है। ध्यान रखना, क्या शब्द बता रहा हूँ? परिस्थिति वश स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है कौन? राष्ट्रपति। यानी ऐसी सरकार जो बहुमत खोने वाली है या बहुमत खो सकती है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से भी सत्र बुला सकता है। ध्यान रखना, एक बात होगी। अब यहाँ लोकसभा को भंग करना, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में कोई सरकार बनी हो, वर्तमान में 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ध्यान समझना, इसमें मोदी प्रधानमंत्री बने, तो मोदी को तो स्पष्ट बहुमत है, वर्तमान बीजेपी के पास है 303 सीटें। तो मान लीजिए कोई ऐसी सरकार हो जिसके पास में, जिसको यह भय लगता हो कि उसकी सरकार गिरने वाली है, और वह सिफारिश करे राष्ट्रपति को कि आप सरकार को भंग कर दीजिए, मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दीजिए, इस प्रकार से, तो वह क्या करेगा? राष्ट्रपति उसके कहने पर भी क्या नहीं करेगा? भंग नहीं करेगा। ध्यान रखना, अब क्या करेगा? बैठक बुलाएगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, सरकार गिर जाएगी, अन्य किसी दल को या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, जिससे मध्यावधि चुनाव के खर्चे से बचा जा सके। तो यहाँ पर ये क्या बनता है? दो प्रकार की परिस्थितियों में राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति उजागर होती है, परिस्थिति वश। इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये हमने कुछ अनुच्छेद जाने, बाकी वीडियो लंबा ना हो, मैं अभी बता सकता हूँ आपको 86, 87, 88 में राष्ट्रपति कौन कौन सी स्वविवेक की शक्तियाँ, अनुच्छेद 99 में भी, अनुच्छेद 111 में भी और अनुच्छेद 123 में भी। जो बाकी ये आर्टिकल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में विधायी शक्तियों के में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि छोटे वीडियो कम समय में आप अच्छी प्रकार समझ सकें, ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे आप। ध्यान रखना, 79, 80, 331 और 85 ये तमाम अनुच्छेद व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों को उजागर करते हैं। तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दें, जहाँ कहीं त्रुटि हो तो हमें बताएं, जिससे हम आगे सुधार कर सकें और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कितना हो?